So welcome to the next class. आज की क्लास में करने जा रहे हैं फॉरेन कंपनीज, चैप्टर नंबर 11 सेफ फाइनल का है। तो फाइनल में था ये चैप्टर 5 साल बाद आया इंटर में। उससे पहले भी इंटर में था, इंटर से गया था फाइनल। मतलब ड्यूरिंग माय आईपीसीसी टाइम आई स्टडीड दैट, लेकिन आई जस्ट वैनिश्ड इट। ओके, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनीज, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर है, क्या वो फॉरेन कंपनी having a place of business in India? वो फॉरेन कंपनी नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना इज नॉट अ फॉरेन कंपनी अनलेस इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो इलेक्ट्रॉनिक वो टाउन सारा कुछ, ठीक है। तो वो फिर क्या है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है वो? सिर्फ एक बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहता था? इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज की डेफिनेशन दी, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करता है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? अब फॉरेन कंपनीज का सेक्शन है 2 सबसेक्शन क्लॉज 40। ये क्या बोलता है? ध्यान से सुनना मुझे। मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड has a place of business in India itself or through an agent। मान लो वो बिजनेस नहीं करती इंडिया में, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। मान लो मैं एक चाइनीज ब्रांड हूँ, लेकिन मेरा कोई प्लेस नहीं, मैंने इंडिया में कोई अपना यूनिट नहीं खोल रखा, बट त्रिभुवन को बिठा दिया। अब ये मेरे शेयर्स यहाँ पे बेच रहा है थ्रू एन एजेंट, तो अब मैं फॉरेन कंपनी बना इंडिया के लिए कि नहीं? यस, बन गया, क्योंकि एजेंट आ गया। तो एजेंट और प्लेस ऑफ बिजनेस मींस वन एंड द सेम। क्लियर है? उसके बाद अब वो फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, या आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कंपेयर। एक कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ, और एक फॉरेन कंपनी है जो आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसका बिजनेस प्लेस क्या होना चाहिए? इंडिया। तब हम उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अगर उसका बिजनेस प्लेस इंडिया में है ही नहीं, तब उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अगर उसका कोई एजेंट हमारे इंडिया में है ही नहीं, जैसे कि टेस्ला, ठीक है, तो वो सिर्फ मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट, वो मेरे लिए फॉरेन कंपनी नहीं है। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में वही कंपनीज आती हैं जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, वेदर एजेंट के थ्रू, विद इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, ठीक है, चाहे फिजिकली उसने यूनिट खोल रखा हो। एनी डाउट्स? डेफिनेशन क्लियर होगी? चैनल चूज करो। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जैसे, है ना, वो हम भी यूज करते हैं, इंडियंस भी यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आता है या नहीं? यस और नो? बिल्कुल सही। तो माइक्रोसॉफ्ट सभी यूज कर रहे हैं ना, तो यूज कर रहे हैं तो पैसा तो जा रहा है ना इंडिया से बाहर, तो वो कमा तो रहा है ना हमसे। तो दैट मींस वो कौन सी कंपनी बन गई हमारी लॉ की डेफिनेशन में? फॉरेन कंपनी। उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। बट जो टेस्ला है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि उसका हमारे कंपनी हमारे इंडिया से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का कोई मतलब फिजिकल भी ना हो, कुछ ना हो इंडिया में, सिर्फ बिजनेस चल रहा है ना बेटा हमारे लैपटॉप्स में। अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है ना, फोन में भी होगा, ऑनलाइन सर्विस वाला पॉइंट है। चलो, अब मोदी ने ना टेस्ला को बोला कि आप हमारी कंट्री में आके ना अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दो, ठीक है, तो हम आपको फॉरेन कंपनी बना देंगे। तो अभी तक तो वो नहीं है, तो इसलिए वो अभी तक फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन से बाहर है। समझ में आया? वो क्या बन गई? सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट। सो फॉरेन कंपनीज आउटसाइड इंडिया, बट इफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया or businesses in India through an agent or electronic mode, it will become the foreign company. But if it has no place of business in India, it will be just called as body corporate. समझ आ रहा है? हाँ जी। Okay. So we can say that foreign company, that company law will be applied on you, but not on the body corporates. अब जो body corporates बाहर बनी है, अगर उनका हमारे इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, वो इंडिया में कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई डील्स नहीं कर रहे, कोई एजेंट नहीं बिठा रहे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है, कोई पैसा नहीं जा रहा, तो भाई उनपे हमारा कंपनीज लॉ अप्लाई नहीं होगा।
लेकिन अगर आपकी कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसके एजेंट इंडिया में है, आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, चाहे आपने फिजिकली करा हो, आपने एंटायर यूनिट खोल रखा हो यहाँ पे वॉलमार्ट स्टोर्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, तो आप फॉरेन कंपनीज में काउंट हो गए। एनी डाउट्स? अब चाइना में ना एक गाड़ी की कंपनी थी BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, ठीक है, शायद बुक में एग्जांपल होगा। तो इंडिया में ना उसके एजेंट्स हैं, BYD कार के क्या है एजेंट्स, तो क्या उन पे कंपनी लॉ अप्लाई होगा? क्या वो फॉरेन कंपनी के रजिस्ट्रेशन में आ रही है? यस, तो दूसरे एजेंट है। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना वो वही गाड़ी लेते हैं सपोज, तो वो एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है और वहां से गाड़ी इंडिया में आ रही है ना, तो दैट मींस वो हमारी डेफिनेशन में आ गई। कौन सी डेफिनेशन में आ गई? फॉरेन। चलो आशुतोष, इंस्टाग्राम क्या वो फॉरेन कंपनीज की डेफिनेशन में आएगी? यूज तो कर ही रहे हैं, पैसे तो जाते हैं ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल। वेरी गुड, सो इट विल बी योर फॉरेन कंपनी। क्लियर? अच्छा, अलीबाबा के बारे में किस किसने सुना है? क्या होता है वो स्टोर है, मेरे शॉपिंग स्टोर है वो से। Amazon से भी बड़ा है। हां जी, चाइना ब्रांड है। Better. The businessman used to buy goods from that also. तो company law said that Alibaba to comply with Indian law. अब Alibaba कहता मैं तो नहीं करता। तो section 2 subsection 42 says that has a place of business in India and conducts any business activity, it will be called as the foreign company. ठीक है? अब वहां पे ना उसने बोला कि तुमने तो ना एंड लगाया हुआ है दो कंडीशंस में, जब तुम बुक में डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें क्या लगा दिया था उन्होंने? एंड। दो कंडीशंस थी, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एजेंट्स, तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लगा दिया। हमने कहा हम एंड को क्या पढ़ेंगे? और। ठीक है, तो अलीबाबा फंस गया। समझ में आया? उसको या तो लॉ में कंप्लाई करना पड़ेगा इंडियन के साथ, नहीं करेगा तो उसका बिजनेस बंद है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंड और में डिफरेंस पता लगे, वहां से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आ गए। कि जनरल क्लॉज में था ये, जनरल क्लॉज में। ओके, नेटफ्लिक्स, दे आर ऑल हैविंग बिजनेस इन इंडिया, यस और नो? क्या उनका कोई स्टोर है? नहीं। क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं? यस। क्या वो तुमसे 200 रुपए की सब्सक्रिप्शन हर महीने ले रहे हैं? Yes. क्या इंडियन मनी बाहर जा रही है? So it will be classified in the definition of foreign कंपनी। समझ में आ गया? हां जी। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? जैसे BYD ने, बिल्ड योर ड्रीम्स ने अपने एजेंट इंडिया में बिठाए, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बन गया। बट ये सीए फाइनल में क्वेश्चन में आएगा जिसकी आंसर की भी ना नो है, तो अब तुम लोगों का होमवर्क ये है, अपनी प्लीज सीए फाइनल में से एक केस स्टडी ढूंढ लेना। BYD ने एजेंट बिठाए, हमने तो यही पढ़ा ना फॉरेन कंपनी में आते हैं वो, बट उसकी केस स्टडी के अकॉर्डिंगली नो आएगा आंसर, उसमें कुछ लिखा होगा ऐसा, तो ढूंढ के आना प्लीज, नहीं तो कांक्षा दीदी को बोलना वो ढूंढ के रखेंगे। ठीक है, इंटर में कहीं नहीं है, फाइनल का क्वेश्चन हम ढूंढ लेंगे सर। यस वो है। ओके, complying out the business electronically whether server is in India or outside India। अब मान लो एक कंपनी बोलती है कि मैं तो नहीं आती तुम्हारे लॉ के अंदर, मेरा तो सर्वर चाइना में है, तो टू हेल विद इट, सर्वर जहां मर्जी हो, तुम्हारा अगर बिजनेस हमारे इंडिया में हो रहा है तो तुम इंडियन कंपनी के लॉ को कंपाइल करोगे, तुम मेरी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो चुके हो। ठीक है, B2B, B2C, डाटा इंटरचेंज, डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन का बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स, डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन। ठीक है, B2C, Amazon इज द बेस्ट एग्जांपल। ऑफरिंग टू एक्सेप्ट, इनवाइटिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, सब सिक्योरिटीज इंडिया में जा रही हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के पास जा रही हैं, किसी कंपनी को जा रही हैं, जैसे पेपाल इज द एग्जांपल, गूगल एड्स इज द एग्जांपल, वेब बेस्ड मार्केटिंग, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज लाइक टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है? ऑनलाइन डॉक्टर्स मिल जाते हैं, एस्ट्रोडॉक आ गया आजकल इंस्टाग्राम पे, क्या मुझे मेरे पुराने प्यार से मेरी शादी होगी कि नहीं? तो ये सारा कुछ अगर आप किसी भी कॉर्नर के साथ बैठ के वर्ल्ड के साथ बात कर रहे हो और तुम्हारे अगर पैसे बाहर चले गए तो वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में है। अभी तक हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है, व्हाट इज फॉरेन। ठीक है, हां जी। E-offering of securities by IFSC are not counted in the place of this। IFSC को वैसे ही बहुत छूट दे रखी है हमने, तो यहाँ पे भी हम उसको काउंट IFSC को नहीं करेंगे। ठीक है, foreign company is not equal to incorporated outside India। What is the crux of this section? Foreign company is not equal to
incorporated outside India. Foreign company is equal to incorporated outside India plus having a business in India, having with an agent or electronic means. Clear? Yes. Telecommunication, web-based, Google Ads, Netflix, Amazon, ये सारा कुछ आ गया. B2C, B2B, business to business, business to consumers, ये सब कुछ इसमें include हो गया. Clear है भाई? Section 379 ये बोलता है कि कंपनीज एक्ट पूरा अप्लाई नहीं होगा इनपे. सेक्शन 379 क्या बोलता है कि फॉरेन कंपनीज पे पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन होगा. सिर्फ उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये बोला कि आओ हमारी कंट्री में अपनी कंपनी बनाओ. हम उनको अपनी तरफ सिर्फ फंसाने की कोशिश करते हैं. अब देखना धीरे धीरे हम सारे एक्ट उस पर अप्लाई ही करते हैं. ठीक है, फिर फॉरेन कंपनी के साथ क्या हो जाएगा? चलो सुनो ध्यान से. तो सेक्शन 379 कहता है कंपनीज एक्ट पूरा अप्लाई नहीं होगा फॉरेन कंपनीज पे. अब फॉरेन कंपनी जो है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50% से ज्यादा अगर एक इंडियन सिटीजन होल्ड कर रहा है या एक कंपनी है जो इंडिया में है वो उसको होल्ड कर रही है, तो उसको ये प्रोविजंस उस पे अप्लाई हो जाएंगी जो इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11 है. ठीक है, समझ आ गया? सारी प्रोविजंस अप्लाई हो जाएगी. किसके ऊपर रहेंगी? जो बंदा 50% से ज्यादा होल्ड करता है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल को या एक कंपनी. क्लियर हो गया? पहले ये ढूंढ लो बुक में जल्दी से, गिव मी 1 मिनट. बाहर की कंपनी की 50% शेयर होल्डिंग इंडियन बनते हैं. हां जी, मिल गया. बेटा कौन से पेज पे? एक बार ये रीड करना मोनिका फटाफट. Requirement of holding of paid up share capital. They are not less than 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partly. हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. इक्विटी प्रेफरेंस, इसमें सिर्फ इक्विटी नहीं बोला, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, बट इसमें रिजर्व्स नहीं आ रहे. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. And partly preference of a foreign company incorporated outside India is held by one or more citizens of India or by one or more companies or body corporates incorporated in India or by one or more citizens of India and one or more companies or bodies corporate incorporated in India. अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. रियल एग्जांपल है JLR, जैगुआर लैंड रोवर्स. ठीक है, ये सब्सिडियरी कंपनी है टाटा. वेरी गुड क्वेश्चन. ये हो गया 100% पेड अप शेयर कैपिटल टाटा के पास है. 100% पेड अप शेयर कैपिटल टाटा के पास है. तो डेफिनेटली वो क्या बन गई? इंडियन में आ गई, इंडियन लॉ में आ गई. उसके ऊपर कंपनीज में अप्लाई हो जाए. क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से. पर पिछले अपने चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जो उसको होल्ड कर रही है मतलब सब्सिडी बन गई उसकी, बेटा वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ गई. तो फॉरेन कंपनी की फिर तो मेन कंपनी बन गई ना फिर. हां, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ही मानेंगे. फिर फॉरेन तो नहीं मानेंगे उसको. नहीं ट्रीटेड एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. फिर इंडियन कंपनी बन जाएगी. मैंने भी लिखा नोट्स में. and treated as company incorporated in India is very good point. अगर 100% होती है नहीं सब्सिडी में मुझे तब बताओ. सब्सिडी बनी 50% से ऊपर. ठीक है, वो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ही मान लिया उसको. तो हमने एक मुहिम कर दिया फॉरेन कंपनी के साथ. क्या बोल दिया हमने उसको इंडायरेक्टली? तेरे पे सारा लॉ एप्लीकेबल. समझ आया? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से. एक चाइना की LIC कंपनी है, जल्दी लिखना शॉर्ट फॉर्म्स में. चाइना की LIC कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़. इक्विटी और प्रेफरेंस है 50 करोड़. टोटल कैपिटल कितनी होगी? अब राम है हमारी कंट्री में, उसने इक्विटी ले ली 20 करोड़ की, प्रेफरेंस ले ली 40 करोड़ की उसी LIC की, और टाटा मोटर्स ने 20 करोड़ की इक्विटी ले ली और 10 करोड़ की प्रेफरेंस ले ली. अब आपने ये बताना है कि जो चाइनीज LIC कंपनी है क्या वो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया माना जाएगा? प्रेफरेंस कितनी ली टाटा ने? 20 करोड़ माने. देखो 60 करोड़ राम ने ले लिए और 30 करोड़ टाटा ने ले लिए. टोटल कितने हो गए? 90 करोड़. 150 करोड़ में से 90 करोड़ इंडिया में आ गया उसका. बस क्या बन गए?
समझ आ गया? Yes, sir. ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल सुनो। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सिर्फ इंडिया में है, ये पूरी वर्ल्ड ग्लोबल है। मान लो उसका बिजनेस इंडिया में सिर्फ 20% है, तो बाहर कितना हुआ? 80%. 80%। अब मान लो अंबानी ने वो 20% खरीद लिया, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडियन बन गई? यूएस 20 का 20% ले लिया, मतलब 100% ले लिया। तो इंडिया में उसका बिजनेस ही 20% है और अंबानी ने उसको 100% खरीद लिया, मतलब 20% शेयर अब अंबानी के पास आ गया सारा। तो क्या वो अब इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट? नहीं, कंपनी का अपना होना चाहिए। यस, उसका टोटली 20 है ना इंडिया में, तो वो इंडियन कंपनी नहीं बनी, वो फॉरेन कंपनी ही है। क्लियर है? 20 का 100% है तो 20% ही। ठीक है भाई। मदन ने एक थाईलैंड में कंपनी खोली, काजू बेचने, कैश्यूज बेचेगा, ठीक है। विल दिस बी इंडियन कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ फॉरेन कंपनी? अगर वो यहाँ बैठे कंट्रोल में इंडियन चला गया। हमारे इंडियन है ना? मदन इज इंडियन। सॉफ्टवेयर इसकी कौन सी कंपनी है? कंट्रोल कौन कहां से कर रहा है? बॉडी गॉर्ड इंडियन तो इन लगती है. कंट्रोल कहां से कर रहा वेरी है? गुड आंसर, इट इज बॉडी कॉर्ड। कंट्रोल सारा बाहर ही मेरा माने ना? नहीं sorry. सारा कंट्रोल बाहर है तो बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी गुड मैन। चलो, जो हमारी फॉरेन कंपनी होती है उसको ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके जमा कराना पड़ता है अपना कुछ बहुत कुछ। ठीक है। अब मान लो मेरा प्लेस में फॉरेन कंपनी है, ठीक है। मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है बॉम्बे में, एक दिल्ली में और एक उड़ीसा में। वानिका आपने जाकर थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा वानिका। तो आउट ऑफ बॉम्बे, उड़ीसा एंड दिल्ली में को कहाँ पे कौन से आरओसी में जाके जमा कराना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो मेन उसमें और उधर कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्ट ये बोलता है कि तुम बिजनेस कहीं भी करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरओसी सिर्फ न्यू दिल्ली वाला होना चाहिए जहाँ पे तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कराने हैं, जमा कराने हैं। ठीक है, सो वेयर टू सबमिट ओनली इन द दिल्ली, चाहे तुम्हारा प्रिंसिपल बेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बॉम्बे में क्यों ना हो। समझ में आया? अच्छा, अब तू बता कौशिक इसका आंसर। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, बॉम्बे में भी है मेरा बिजनेस और उड़ीसा में भी है और दिल्ली में भी है, तो हमने रूल पढ़ा दिल्ली में जमा कराना। मान ले मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है वेस्ट बंगाल में और बॉम्बे में, अब मैं कहाँ जमा करूँ? अभी तो मैंने बोला घंटा भर नहीं पड़ता, बिजनेस कहीं भी करो। आरओसी कौन सा चूज करना है? दिल्ली ही चूज करना है फॉरेन कंपनी में। ना अपने बैठ जा। So principal of place does not matter for foreign companies. ROC should be only one, that is New Delhi. Okay? और जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे जाके बताते हो ना कि हम यहाँ रजिस्टर करने आए हैं अपने आप को, तो आपको FC1 करना होता है। अगर आपने उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करनी है बाद में, तो RBI का अप्रूवल भी लेना पड़ता है, उसके लिए FC2 होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डज नॉट मैटर। कौन से वाले में जाना है? दिल्ली में जाना है, न्यू दिल्ली में जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली में जाना है। ओके, तो कौन से फॉर्म भरना है पहले? आरओसी के जा के FC1। फिर अगर आपने अपना कुछ भी ऑल्टर करना है डॉक्यूमेंट को तो FC2। एनी डाउट्स? ऑल्ट्रेशन मस्ट बी सबमिटेड प्लस RBI अप्रूवल इज नीडेड टू स्टार्ट द बिजनेस इन इंडिया। RBI के अप्रूवल के बिना आप अपने इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा? लेकिन अगर आप टेलीकॉम बिजनेस करते हो ना, तब आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना है पैराग्राफ। If you are doing telecom business in India, then no approval is required. FEMA's approval is also not required here, but declaration must be given that AR is solely responsible for everything. What is AR? Authorized agent. Representative, authorized representative of the company. For example, मान लो एक मैं फॉरेन कंपनी हूँ, मैंने हरजोत कौर को अपॉइंट कर लिया कि ये मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, तो जब भी आरओसी को नोटिस भेजना होगा ना, वो इसको भेज देगी, मतलब ये मानेगी कि मेरे को नोटिस मिल गया। वो असेसी पढ़ा था ना हमने इनकम टैक्स में, डीम्ड असेसी या रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरी कंपनी को इंडिया में, तो बन गया मेरा AR, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज्ड एजेंट भी बोल सकते हो। क्या हुआ? तो इस केस में ये याद रखना कि जब आप आरओसी के पास जाओगे ना, आपको वहां पे बताना है कि ये बंदा है, ये बंदी मेरी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। एनी डाउट्स? क्लियर हो रहा है?
तो अगर आपने कोई भी बिजनेस इंडिया में करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए? 2 लोगों का अप्रूवल चाहिए, फेमा का, एक आरबीआई का। किसका अप्रूवल चाहिए? फेमा का और आरबीआई। फेमा का अप्रूवल कब नहीं चाहिए और आरबीआई का अप्रूवल कब नहीं चाहिए? जब आप टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इंडिया में करते हो। एनी डाउट्स? लेकिन आपको क्या देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। हरजोत कौर उसको साइन करेगी कि आई एम सोली रिस्पांसिबल। अगर ये कंपनी कल को आशु निकली, मतलब फ्रॉड निकली, तो मैं रिस्पांसिबल। क्लियर है? चलो, जब एक फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस बंद कर देती है, when it stops its operation in India, it must inform RBC, और उसके बाद उसको कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, ठीक है? चलो एक बार रिकैप करते हैं सेक्शन 380 को। जो चार्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होते हैं। चार्टेड डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने चार्टेड क्यों बोला? हमारी कंट्री में तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस में लिखा। हमने बाहर वाले लॉ में वो बन के आई है ना, तो मे बी एमओए को कुछ और बोलते हो, एओए को कुछ और बोलते हो, तो हमारे लॉ ने लिख दिया चार्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर वो लिस्ट देगी, साथ में उसने लिस्ट देनी है। वेरी गुड। किसकी लिस्ट देनी है? अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट देनी है। ठीक है, पहले में उसने चार्टेड डॉक्यूमेंट्स देंगे। पहली में क्या देनी है? आरओसी को जाके चार्टेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब एमओए एओए सब कुछ देना। दूसरा उसने लिस्ट देनी है किसकी? डायरेक्टर्स की, और उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी, फिर ट्रांजैक्शन प्रीवियस 2 ईयर, और एआर के बारे में बताना है। एआर कौन था? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। फिर बताना है अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट ऑल्टर किया FC2 में, FC1 में मेन और ऑल्टरेशन FC2 में। फिर उसने डिक्लेरेशन देनी है आरबीआई का अप्रूवल लिया था कि नहीं लिया था। अगर आरबीआई का अप्रूवल लिया तो उसकी भी लिस्ट लगानी है, कॉपी लगानी है साथ में। अगर अप्रूवल नहीं दिया तो उसके बदले में क्या देनी है? हरजोत कौर से क्या बनवानी है? डिक्लेरेशन बनवानी है कि मैं ये सब कुछ मैं रिस्पांसिबल हूं। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मिक्स कर दिया कोई टॉपिक शायद। चलो सेक्शन 381 ध्यान से सुनना है, एग्जांपल से समझते हैं। टेस्ला ने आरबीआई का अप्रूवल लिया था, सच बात है, झूठ नहीं है, कि आई एम कमिंग टू इंडिया। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल फॉरेन कंपनीज के अकाउंट्स भी बना के देने पड़ेंगे आरओसी। फॉरेन कंपनीज के अकाउंट्स भी आरओसी को बताना पड़ेगा कि मेरे में ये अकाउंट्स हैं। एवरी फॉरेन कंपनी शैल मेक अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ईयर। ठीक है, एंड डिपॉजिट द कॉपी टू आरओसी। अब फॉरेन कंपनी ने क्या किया? लैंग्वेज लिख दी अपनी कंट्री की, तो अब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसका नॉर्मल मीनिंग। अब आशु था उसमें कंपनी में, उसने क्या किया? ChatGPT डाउनलोड की और ट्रांसलेट कर दी। तो ऐसा नहीं करना कि किसी एप्लीकेशन से आप अपनी ट्रांसलेशन कर रहे हो, नो, किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से वो सारा कुछ ट्रांसलेट करना। ठीक है, सर्टिफाइड करेगा बंदा ट्रांसलेट इसको, ChatGPT यूज नहीं करना। फॉर्म नंबर FC3 में प्लेस ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट डेट इज 31 दिसंबर सपोज 2025 में, तो उसको पिछले 2 साल पहले भी प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा कहाँ पे था, ताकि आरओसी अपडेट हो जाए कि अब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं जब आया 2022 में आ गया, ठीक है, तो 2022 में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ बॉम्बे था, 2023 में दिल्ली भी हो गया, 2024 में 4-5 और चीजें हो गई। तो अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, जो आरओसी को जमा कराऊंगा, उसमें मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंक्रीज हुआ है वो भी साथ में बताना है, ताकि आरओसी को अपडेट मिल जाए। ठीक है, एनी डाउट्स? FC3 FC2 क्या था? ऑल्टरेशन। और आरओसी जब पहली बार जा रहे हो FC1। अब कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली भी बना सकती हैं फॉरेन कंपनीज, और फाइनेंशियल ईयर के लिए। हमारी कंट्री में तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, बाहर लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। तो अब उसको क्या काम फंस गई वो, तो उसको दोनों बनाना पड़ेगा, एक हमारे इंडिया में देने के लिए, एक बाकी का पोर्शन बाहर देना। अब मान लो अगर टेस्ला का बिजनेस 20% इंडिया में, 80% बाहर, तो 20% अकाउंट्स उसको हमारे अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे, 80% के अकाउंट्स उसको बाहर देना, और वो भी कंबाइन करके कंसोलिडेट भी बना के हमें देना पड़ेगा आरओसी को कि मेरा टोटल बिजनेस ये चल रहा है। जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला प्लीज पॉइंट ढूंढो, अभी रीड करेंगे फटाफट से। 11.8 बनन जल्दी। और हमारे अकाउंट्स की न्यू 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनते हैं। मैंने मिला नहीं आपको? Every foreign company shall in every calendar year make out a balance sheet and profit and loss in such form containing such particulars and including or having attached next year to such documents as may be prescribed, and deliver a copy of those documents to the registrar. According to companies
rules, every foreign company shall prepare financial statements of its Indian business operations in accordance with Schedule 3 or near thereto as possible for each financial year, including documents that are required to be next should be in accordance with Chapter 9 accounts of the companies. जो Chapter 9 तुमने अभी जैसे पढ़ना है accounts of the companies उसके अकॉर्डिंगली बना है। तो धीरे-धीरे हम Chapter 9 भी लगा दिया पूरी फॉरेन कंपनी पे और हम कह रहे हैं कंपनीज पर लगे वो पढ़ दूँ जो क्या कहते हैं मुझे बस इतना बता दे कि इंडियन फॉरेन कंपनी को अकाउंट्स कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली बनाना सकते हैं, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है ट्रिब्यूनल का उसमें सब चेंज हो गया। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने चैप्टर 9 और 11 दोनों में अप्लाई कर दिए फॉरेन कंपनी। धीरे-धीरे हम सारे करेंगे। चलो कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसकी कंसोलिडेटेड का मतलब टेस्ला ने इंडिया में बिजनेस कितने परसेंट किया था 20%, बाहर कितना किया था। जब उनको जोड़ के वो अकाउंट्स बना रही है ना तब जरूरी नहीं है कि वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली हो, फिर वो अपनी कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंगली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब इंडियन पोर्शन के अकाउंट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर हमारे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। लेकिन जो बाहर के भी कंसोलिडेटेड साथ में लग रही है कॉपी वो उसके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो सकती है। अब मान लो CFS बना रही है टेस्ला कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो जरूरी नहीं है हमारे अकॉर्डिंगली, वो नॉर्मल भी बना सकते हैं। ठीक है। अब annex the additional document along with financial statement, साथ में बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी लगा के देने हैं जैसे रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड, यही पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। वेरी गुड आंसर। रिलेटेड पार्टी पहला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये याद कर लो मोनिका क्लास में। पहला पॉइंट क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लाइक सब्सिडियरी एंड होल्डिंग एंड सब्सिडियरी इंटर कंपनी गोइंग्स आप इसको बोल सकते हो। दिस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बोलो पहला पॉइंट क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वेयर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी आर इंटरचेंजिंगली यूजिंग विद ईच अदर एंड डूइंग बिजनेस। नंबर 2 इज रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होता है? हमारे इंडिया से पैसा बाहर कितना गया इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो मैं कंपनी यहाँ पे इंडिया में हूँ, मैं फॉरेन में हूँ, अब मैं पैसा बाहर ले गई तो ये क्या बोलेंगे? क्या टर्म है? बोलो लाइन याद करो। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो दोबारा से, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। रिपैट्रिएशन ऑफ पहला पॉइंट क्या था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ फंड्स। डिविडेंड दे दिया कंपनी ने तो वो ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो गए। अब शेयर होल्डर अमेरिका में बैठा है तो इंडिया में थोड़ी पैसे मिल रहे हैं उसको, बाहर चला गया ना हमारा पैसा ये भी, तो ये किसमें काउंट होगा? रिपैट्रिएशन में या ट्रांसफर ऑफ फंड्स? ये रिपैट्रिएशन में क्यों लिया मैंने? ट्रांसफर ऑफ फंड्स आई थिंक डिविडेंड के थ्रू ही होती है। अच्छा, रिपैट्रिएशन जो तो बुक में है लिखा हुआ है प्रॉफिट जब दे रहे हैं साडा पैसा बाहर चला गया फॉरेन में, That's इंडिया से कमाए हुए प्रॉफिट्स बाहर चले गए। repatriation. ट्रांसफर ऑफ फंड्स मींस अपोर्शनमेंट, डिविडेंड्स, जनरल रिजर्व ट्रांसफर, ये सब कुछ ढूंढो। एक टॉपिक है प्रॉफिट तो वो हो गया ना कि हमारे पास जो एंड में मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो हमारे पास बचा होगा वो कर रहे होंगे, और ये जो होएगा ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो हमारे पास एंड में बचे रेजिडुअल। हां ये ढूंढो पहले एक बार बुक में है कहीं। Sir, repatriation. ये 3 पॉइंट में लिखा है। Profit इससे करना है। तेरे को तेरी लैंग्वेज में याद करो जो मिथ थी ना तुझे, इस्कॉन अपना पैसा बाहर भेजता है, जो प्रूव हो गया अब नहीं भेजता, अगर भेजता तो उसको रिपैट्रिएशन बोलते। बोलिए वो 3 पॉइंट लिखा है बस। 3 पॉइंट बस यही लिखे, बस तुम भी लिखाना याद कर लो। पहला क्या है? हरी बोल। पहला क्या पॉइंट है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इसमें होल्डिंग सब्सिडी का एग्जांपल दे सकते हो। नंबर 2 प्रॉफिट्स अर्न्ड इन इंडिया वेंट आउटसाइड। नंबर 3 बेस्ट एग्जांपल डिविडेंड्स। ठीक है, चलो डिलीवरी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। किस चीज की डिलीवरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स। एक्सटेंशन ले सकते हैं मारुति से 3 मंथ्स। 3 मंथ्स की। ठीक है, अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है कितने मंथ्स की ले लो? 3 months की। 3 मंथ्स। ऑडिट ऑफ बुक्स फ्रॉम, ऑडिट करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से या एलएलपी इंडिया ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, इंडियन होनी चाहिए। मतलब जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है ना, जो आप आरओसी को जमा कराने जा रहे हैं, उसको पहले सीए की क्या लगनी चाहिए? स्टैम्प। तो अल्टीमेटली
उस पे ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर भी एप्लीकेबल हो गया है। तो कंपनीज लॉ का एक और चैप्टर फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई कर दिया हमने, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमारी छोटी सी प्रोविजन लगेगी फॉरेन कंपनी, ठीक है। इसको हम ऑटोमेटिकली जब हम लगा देते हैं उसको लॉ में क्या बोलते हैं, नहीं पता, यूनिटाटिस मुलानिस, चल अप्लाई। चलो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 60 डेज के अंदर आरओसी को बैलेंस शीट और P&L बाद में देना होता है, 60 दिन के अंदर अंदर देना होता है। FC3 प्लेस ऑफ बिजनेस अगर लास्ट ईयर कोई और था तो अब कोई और है वो भी बताना पड़ेगा, और ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, एनुअल रिपोर्ट भी जमा करवानी है। ये क्रक्स था इस सेक्शन का। एनी डाउट्स? चलिए, Monica you can go home, Monica you can go home, if you want to stay you can, Rajat you can go home, Vanshika you can go, बैठना है? ओके, सेक्शन 382 बहुत इजी है ये सेक्शन, बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है। वो कहता है कोई भी फॉरेन कंपनी होगी ना, उसने अपना नाम बड़ा डिस्प्ले करना है, ठीक है। और एवरी कंपनी शैल कॉन्स्पिशियसली, ये वर्ड है वो, कॉन्स्पिशियसली मतलब क्लियरली एग्जिबिट करना है अपने नाम को, कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स कहते हैं आशिष, रिलेटेड party transactions, repatriation of funds or profits and transfer. बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या वर्ड याद करा मैंने, कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट। क्या करना है, अपने नाम को एग्जिबिट करना। कहाँ पे करना है? आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, आउटसाइड द एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस। बड़ा बड़ा अपना नाम लिख के दिखाना, जैसे अभी अभी तनिष्क ने बड़े प्यारे प्यारे बोर्ड्स लगाए हैं मैच में, तो वैसे ही दिखना चाहिए दूर से, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर वो अमेरिकन है तो बताना है कि वो कंट्री वो कंपनी कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेट होके आई है। स्टेट वेदर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड और नॉट। समझ में आया? जब वो बोर्ड बनवा रही है ना बड़ा सा, तो 2 लैंग्वेज में होना चाहिए, एक इंग्लिश, एक लोकल लैंग्वेज। हरियाणा में तो हरियाणा में लिखा होना चाहिए वहां। अब बिजनेस लेटर्स हैं उसके, उसपे भी उन पे भी होने चाहिए, वही सारा कुछ कंपनी का नाम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। बस वहां पे लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखना, हरियाणा में वहां पे लेटर पैड पे नहीं लिखना, वैसे हर जगह पे लिखना, ठीक है। बस इतना सा है सेक्शन 383। सेक्शन 383 क्या कहता है? अगर आरओसी ने हरजोत कौर को नोटिस भेजा तो क्या ये माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी को नोटिस मिल गया? हरजोत कौर कौन? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो यस, यही माना जाएगा कि अगर उसको भेज दिया तो मुझे भेज दिया, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद करो आपने एजेंसी चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल एंड एजेंट, शी इज माय एजेंट, ठीक है। तो सेम रूल अप्लाई होगा। डीम्ड टू बी served, notice is deemed to be served to the foreign company, even if the notice is sent only to the not the हरजोत, ठीक है। अब एड्रेस करना है उसको, एड्रेस कैसे करोगे? लेफ्ट है, उसके घर पे भिजवा दिया नोटिस, भिजवा दिया वहां पे। सेंट बाय पोस्ट, उसको पोस्ट के थ्रू भिजवाया, या ई मोड के अकॉर्डिंगली, उसको ईमेल के अकॉर्डिंगली नोटिस भेजा। क्या क्या है? लेफ्ट ओवर, घर जाके छोड़ के आए, छोड़ के सेंड बाय पोस्ट या फिर ईमेल। खत्म हो गया। 382 क्या था? डिस्प्ले ऑफिस, आउट एवरी रजिस्टर्ड ऑफिस, आउट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां जहां बिजनेस है वहां भी बोर्ड लगाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, लोकल लैंग्वेज में भी। समझ आ रहा है? उसके बाद बिल्स पे, लेटर हेड्स पे, कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट है बस वहां पे इंग्लिश में, ठीक है। सेक्शन 383 क्या था? अगर हरजोत कौर को नोटिस मिला तो रजत सर को नोटिस मिल गया। देख ले तो इतनी इंपॉर्टेंट बनी फिरती है। सेक्शन 384, फॉलोइंग प्रोविजंस शैल अप्लाई टू फॉरेन कंपनीज। इस सेक्शन का नाम ही होना चाहिए मोए मोए। अब वो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है इस सेक्शन में कौन सी और प्रोविजन अप्लाई हुई है। पहला सेक्शन 71, रेज योर हैंड्स, डिबेंचर्स, वेरी गुड। सेक्शन 92 एंड 135, एनुअल रिटर्न एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सेक्शन 128, Books of accounts. Books of accounts kept by the company. Very good. Registration of charges
चैप्टर नंबर 6 6 बस उन्होंने इतना सा वर्ड लिख दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ Chapter चार्टर्ड लग तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये चैप्टर भी फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होगा ठीक है सीए फाइनल में ना फॉरेन कंपनीज पे बुक क्या होगी जो ये चैप्टर है ये बुक बनेगी मैं पहुंचा नहीं ना चलो उसके बाद इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अगर आपने ये भी सब कुछ करना है इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ये भी अप्लाई हो जाता है फॉरेन कंपनीज क्या क्या बोला मैंने डिबेंचर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स CSR annual return charges and investigation and inspection is also applicable on this companies clear हो गया सेक्शन 386 का इंटरप्रिटेशन ये कहता है जो कंपनी आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है having a place of business in India is a foreign company yes or no yes BYD build your dreams STO and SRO office in India what is STO it is share transfer office SRO share registration office अब BYD ने दो ऑफिसेस खोल दिए इंडिया में एक STO शेयर ट्रांसफर एक SRO रजिस्टर कराओ शेयर मिल जाएंगे ठीक है दो खोल दिए तो क्या ये प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा इंडिया में यस क्योंकि तुम पैसे लेके जा रहे हो इंडिया से तो तुम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ गए ये बोलता है सेक्शन नंबर 386 इट विल बी इंक्लूडेड इन पीओपी मतलब सेक्शन 386 ने ना एक चीज साफ शब्दों में ये बताई है कि साफ शब्दों में ये बताई है कि जो एसटीओ है और जो एसआरओ है उसको प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया सर जब सब कुछ हो गया शेयर भी आ गए प्रोडक्ट भी आ रहा है सब कुछ तो आ गया ब्रांड में रह गया पूरा ब्रांड उसने अपना यूनिट नहीं खोला है उसने अपनी ब्रांच नहीं खोली तो यही तो वो बोल रहा है ना कल को फॉरेन कंपनी बच सकती है बैक टैक्स में इंडिया में ये ऐसे बची होंगी ना अपने तो पहले ये बची थी ना 1956 के एक्ट में नहीं आती थी ना ये सब कुछ तो 2013 में ये चीजें ठीक कर ली हैं ठीक है फिर ब्रांड ऑफिशियली आई है अब सब कुछ तो लगी गया उनके ऊपर इंडिया में धीरे धीरे अभी यही तो बताएंगे क्या क्या लग रहा है वही तो मोई चल ध्यान नहीं है बस जान गया तो मैं क्या जो डायरेक्टर होता है ना डायरेक्टर इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन बीओडी इज अकस्टम्ड टू ठीक है अब ट्रांसलेट कौन करेगा वो सारी चीजें whosoever is doing has to certify कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है दैट इट इज करेक्ट अब बेटा ट्रांसलेशन इंडिया में भी हो सकती है आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है अगर इंडिया में ट्रांसलेट हो रही है तो उसको सर्टिफिकेट पे साइन करने का सिर्फ ऑफिशियल गजेटेड ऑफिसर्स का और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऊपर कोई भी नहीं ठीक है सीए करेगा ही इज द गजेटेड ऑफिसर वो सर्टिफाई करेगा कि ये ट्रू कॉपी है ट्रांसलेशन के बाद इसमें मैंने कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो पढ़ा ना हो मैं रिस्पांसिबल हूं ये सही है सच है नीचे अपनी स्टैम्प और सिग्नेचर्स क्लियर है तब वो ट्रांसलेशन ट्रू मानी जाएगी इंडिया में ऑथेंटिकेट करने के लिए आप एडवोकेट से भी करवा सकते हो लेकिन वो एडवोकेट हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए वर्किंग होना चाहिए आप एफिडेविट भी बनवा सकते हो एफिडेविट में कॉम्पिटेंट पर्सन जो दोनों लैंग्वेजेस जानता हो मान लो आपकी कंपनी जो है वो उसकी है रशिया की थाईलैंड की थाईलैंड की लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए उस बंदे को जो कॉम्पिटेंट पर्सन में काउंट हो ठीक है सर इंटरप्रिटेशन भी चल रहा है ना अभी हाँ आउटसाइड इंडिया है देखो तो ऑफिशियल होगा वो वहां का उसके पास वो कस्टडी होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट की जो वहां का बंदा है जिसके पास क्या है उस डॉक्यूमेंट की वही सर्टिफाई करेगा कि ये मेरे पास ही है ओरिजिनल कॉपी जो मैं जमा करवा रहा हूँ इंडिया के आरओसी समझ में आ रहा है और नोटरी भी हो सकती है वो फॉरेन कंट्री जैसे इंडिया में नोटरी होती है फॉरेन कंट्रीज की भी क्या होती है लेकिन नोटरी उसी कंट्री की होनी चाहिए जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो इंडिया में करा रहे हो तो उस पे सीए के साइन होंगे वो बताएगा कि सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है सब कुछ सही है मैंने सब कुछ पढ़ के ट्रांसलेट किया दूसरा अगर आप एडवोकेट से करा रहे हो तो वो हाई कोर्ट में वर्किंग होना चाहिए तीसरा क्या था कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए वो जिसको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए ये मैंने इनकॉर्पोरेशन में पढ़ाया है तुम्हें कहीं पे इनकॉर्पोरेशन में नहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ शेड्यूल्स में पढ़ाया चलो अगर वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो बंदा कर सकता है जिसके पास वो ओरिजिनल कॉपी होल्डर है कस्टडी हो जिसके पास या फिर नोटरी हो सकती है लेकिन वो नोटरी
फॉरेन कंट्री जहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है वहीं की होनी चाहिए। एनी डाउट्स? जिस बंदे की कस्टडी के पास है ना वो बाहर, उसके क्या होना चाहिए उसके ऊपर सिग्नेचर्स एंड स्टैम्प, और वो ऑफिशियल सिटीजन होना चाहिए वहां का। अगर वो ऑफिशियल सिटीजन नहीं रहा फिर नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इफ नोटेड इन नोटरी, जैसे मान लो मैं तुम्हें नोटरी का एग्जांपल देता हूं। नोटरी होता क्या है तुम लोगों को शायद पता ना हो, तुमने अभी तक यही सुना है टेस्ट कराना तो नोटरी है। मान लो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया वाइफ ने हस्बैंड पे, ठीक है, नोटरी में जाके बात लिखवा दी है, फिर एविडेंस सबमिट हो गया, ठीक है, उनमें म्यूचुअल डिवोर्स हो गया और उन्होंने बोल दिया आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे पे केस। अब नोटरी में जब ये चीज हो गई ना तो आप कोर्ट में जाके दूसरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इतना इंपॉर्टेंस है नोटरी का। मान लो मनन ने मेरे पैसे दे दिए, मैंने ना उसको बहुत बार बोला पैसे दे दे, नहीं दे रहा, ठीक है, मैंने नोटरी में जाके बोल दिया कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवा दी मैंने, पुलिस में भी हो गया, ये कोर्ट में घसीटा गया, बेचारा जाके बोल रहा है अगर सर ने मुझे बोला होता है मेरे को दे दो पैसे तो मैं क्या ना देता। तो अब ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि इसके खिलाफ मैंने नोटरी में ऑलरेडी क्या लिखवा दिया है ऑलरेडी कि इसने पैसे देने से मना कर दिया। ये इंपॉर्टेंस है नोटरी, समझ में आया? नोटरी इट डजंट मीन ओनली एफिडेविट एंड स्टैंपिंग एंड ऑल दैट स्टफ। You cannot counter claim now if it is noted down there. Clear है? Section 391 क्या कहता है? ध्यान से सुनना। Section 391 कहता है बड़े प्यार से कि जो सेक्शन 34 से 36 है ना कंपनीज एक्ट का, वो फॉरेन कंपनी पे लगेगा और मोए हो गया। अब ये सेक्शंस थे प्रोस्पेक्टस के, अगर आपको याद हो, प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इशू ऑफ आइडियाज by foreign companies, that is Indian depositories। तुमने पढ़ा होगा ग्लोबल डिपॉजिटरीज, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी। हमने ग्लोबल में पढ़ा था कि जब हमारी कंट्री की कंपनी बाहर जाके शेयर्स इशू कर रही है ना, या सिक्योरिटीज इशू कर रही है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, बाहर वाली कंट्री की कंपनी यहाँ आके शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है। तो जो आपको चले जाना चाहिए अगर आपको प्रोस्पेक्टस नहीं आता, ठीक है, आपकी वैसे हिम्मत देख ली मैंने डाउन जा रही है, वो मूवमेंट हैबिट है ना। चलो सेक्शन 34 से 36 भी अप्लाई होंगे प्रोस्पेक्टस के, ठीक है, किस पे? उन कंपनीज पे जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया से बाहर है। अब मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोला, मैंने फॉरेन कंपनी मैंने बोला सेक्शन 391 कहता है कि प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शंस ना उन कंपनीज पे लगेंगे जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है। मैंने फॉरेन कंपनीज वर्ड क्यों नहीं बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई, फॉरेन कंपनी क्या है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, एजेंट के थ्रू है, फिजिकल के थ्रू। लेकिन कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी तो हो सकती है ना जो फ्रॉड करेगी क्या? हां, तो लॉ बड़ा चलाक है हमारा लॉ, कंपनीज लॉ, वो कहता है ये सेक्शन सिर्फ फॉरेन कंपनी में नहीं लग रहा, बॉडी कॉर्पोरेट पे भी लग रहा है। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट पे लग रहा है तो फॉरेन कंपनी में तो ऑटोमेटिकली लग गया। समझ में आया? इस पे केस स्टडी आ सकती है, ध्यान से पढ़ लेना। अब वो इसमें सेक्शन 391 की एक और प्रोविजन है, वो कहता है वाइंडिंग अप की प्रोविजन भी फॉरेन कंपनी पे लगेगी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सीए फाइनेंस, ठीक है, तो वाइंडिंग अप की प्रोविजन भी लगेगी। तो अल्टीमेटली आधे से ज्यादा लॉस के लग चुका। चलो पेनल्टीज, सेक्शन 392, अगर कोई भी आपने बीइंग अ फॉरेन कंपनी कुछ भी गलत कर दिया तो आप पे फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 1 लाख से लेके 3 लाख, ठीक है, फॉर कंपनी, और 50,000 रुपए पर डे। जेल नहीं होगी, हम रफा दफा कर देंगे, फाइन लगेगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी फाइन लगेगा 25,000 से लेके 5 लाख का, पर अब जेल नहीं होगी। पहले होती थी 1956 के अकॉर्डिंग, अब जेल नहीं। समझ में आ रहा है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे क्या पेनल्टी है? 25,000 से लेके 5 लाख। कंपनी पे क्या थी? 1 लाख से लेके 3 लाख। देखो ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में इस साल ऐड हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें से वेटेज आएगी और पेनल्टीज शायद आएंगी। याद कर लो प्लीज इसको। कंपनीज पे प्रोविजन क्या है पेनल्टी की? 1 लाख टू 3 लाख प्लस 50,000 पर डे फॉर द डिफॉल्ट टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और उधर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितना है? 25,000 से लेके 5 लाख। पहले जेल नहीं थी, नहीं पहले अमेंडमेंट आ गई ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे, अब जेल नहीं है, खत्म हो गया सेक्शन, ठीक है। 392 खत्म। 393 क्या कहता है? फॉरेन कंपनीज
सेक्शन 383 और 381 और एनी अदर सेक्शन जो कंप्लाई नहीं करता, जो भी अप्लाई हो रहे थे, अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करता और उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी पार्टी के साथ, हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना पार्टनरशिप एक्ट में, अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाओगे तो आप किसी को स्यू नहीं कर सकते। सेम जो मैं यूज ना करूं। मान लो मैं फॉरेन कंपनी, मैंने इंडियन लॉ को कंपाइल नहीं किया, मैंने उसकी प्रोविजंस नहीं मानी, मेरी मर्जी, लियो कंपनी है तो यस, तो अब आशुतोष फ्रॉड ने मेरे पे केस कर दिया, तो मैं उस पे केस नहीं कर सकता जब तक मैं इंडियन कंपनी लॉ की प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करूंगा। क्या क्या नहीं कर सकती फॉरेन कंपनी पे? काउंटर क्लेम। सबसे पहले वो नहीं कर सकती, सूट नहीं फाइल कर सकती किसके खिलाफ, कोई लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती, कोई काउंटर क्लेम नहीं कर सकती। 3 चीजें याद करनी है, कौन सी याद करो? सूट फाइल, काउंटर, कोई सेट ऑफ नहीं कर सकती लॉस जो इनकम टैक्स में तुमने पढ़े प्रोविजंस, या कोई काउंटर क्लेम नहीं कर सकती। अब अगर आप लॉ को कंपाइल कर लेते हो तब आप फिर ये सब कर सकते हो। आगे से बोल रहा हूं काउंटर क्लेम, इसने मेरे 2 लाख लिए, मैंने नहीं लिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो बेटर है इंडियन कंपनी लॉ की रिस्पेक्ट करो। जितने भी फॉरेन कंपनीज ये वीडियो सुन रही हैं ध्यान रखना। चलो सेक्शन 393A, अब मान लो मैं एक फॉरेन कंपनी, ठीक है, और मेरे को मोदी जी का आया फोन कि आप ना हमारी कंट्री में आओ, हम आप पे लॉ नहीं लगाएंगे, कंपनीज लॉ नहीं लगाएंगे। मेरा उनके साथ बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो मेरे को अगर एग्जम्प्ट कर देते हैं सारी प्रोविजन जो तक पड़ी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मुझे क्या मिल जाती है, परमिशन एग्जम्पशन ऑफ एनी सेक्शंस अंडर दिस, तो फिर मैं एग्जम्प्टेड, मेरे पे कोई प्रोविजन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड उस पे प्राइम मिनिस्टर के क्या होने चाहिए, कंसेंट सिग्नेचर्स। क्लियर है? तो ऐसा कर सकते हैं मोदी जी, है IFSC कंपनी अंडर सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 पे प्रोविजन एप्लीकेबल। तो क्या समझ आ रहा है? मेरे टेस्ला का सीरीज के लाया है। चलो सेक्शन 387 क्या कहता है? डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले प्रोस्पेक्टस चैप्टर में, बेटा मत ढूंढो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, सुनो ध्यान से। डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर, क्या आता है सेक्शन में? मैं कि यहां पे था पहले पॉइंट। ओके, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर इन। देखो कंपनी या तो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई या आउटसाइड इंडिया हुई, यस और नो? यस। अब अगर कंपनीज इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है तो प्रोस्पेक्टस का चैप्टर नंबर 3 था, जो अप्लाई हो गया उसको, हो गया। अगर इनकॉर्पोरेट वो बाहर हुई है तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसका प्लेस इंडिया में होगा या प्लेस इंडिया में नहीं होगा। अगर तो प्लेस बिजनेस इंडिया में है तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, उसमें चैप्टर 3 अप्लाई करता है। अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं, उसका बिजनेस लेना देना ही नहीं है, तो उस पे अप्लाई नहीं होगा। अदर फॉरेन कंपनीज, एक होगी फॉरेन कंपनी, एक होगी अदर फॉरेन कंपनीज जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो उन पे सेक्शन में अप्लाई। क्लियर हो गया? If you are taking money from India, and without having a place of business in India, like Netflix, ठीक है, you are other foreign companies, or you are a body corporate, you can say that, or you are a foreign company, तीनों हो सकती हैं, foreign company भी हो सकती है, other foreign भी हो सकती है, body corporate भी हो सकती है। अगर वो इंडिया का पैसा लेके जा रहे हैं तो उस पे फिर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा प्रोस्पेक्टस। समझ में आया कि नहीं आया? जो पैसे लेके जा रही है वो फॉरेन कंपनी तो होगी ना। 387 से 391 एप्लीकेबल हो जाएगा उन कंपनीज पे भी जो सिर्फ पैसे ले रहे हैं लेकिन फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आ रही है, ठीक है। एग्जांपल, whether you don't have a place of business in India, still and any body corporate can take money from India, so section 387 to 391 will be applicable not only to foreign company but also to the body corporate। आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप इंडिया में कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे, आपकी कोई डीलिंग नहीं चल रहा, लेकिन हमारा पैसा ले गए अब आप, तो आप पे सेक्शन 387 से 391 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सेक्शन 26 क्या था? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। उसमें आपने पढ़ा होगा डेट होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया अनलेस, अब आप कंपनी हो फॉरेन कंपनी, ठीक है,
अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें बताने पड़ेंगे। वो कौन से नंबर 1 एक्सपोर्ट करना, इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मे बी वहाँ पे उनके मेमोरेंडम को कुछ और बोलते हैं, ठीक है। हम इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनैक्टमेंट और प्रोविजन अंडर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। किस एक्ट के अंडर, किस साल में उनकी फॉरेन कंपनी वहाँ पे पैदा हुई थी, वो भी हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टस में लिखना है उसने। मान लो त्रिभुवन एक फॉरेन कंपनी, वो इंडिया में आ गई, ठीक है, उसने प्लेस ऑफ बिजनेस बना लिया इंडिया। अब जब वो हमारे रजिस्ट्रार को जाके प्रोस्पेक्टस सबमिट करेगा तो पहले अपने केड़े डॉक्यूमेंट देगा, एमओए एओए तो इंडियन लैंग्वेज हो गई ना, क्या लिखोगे, दूसरा किस एक्ट के अंडर वो बनी थी, वहां पे किस ईयर में बनी थी, ठीक है, ये बताना। तीसरा एड्रेस, दोनों का पहले 2 पॉइंट्स का 1 and 2 मींस बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके नाम होंगे ना उनके एड्रेसेस बताने, इंग्लिश ट्रांसलेशन में देने हैं, ठीक है, उसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। फिर डेट भी बतानी है, कंट्री भी बतानी है इनकॉर्पोरेशन की, फिर ये भी बताना है कंपनी ने हमारे इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रखा है कोई कि नहीं रखा है, या वो एजेंट बिठा के बैठी है, या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रही है। एड्रेस भी देना है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? तो जो प्रोस्पेक्टस में देनी है चीजें वो ये है, ठीक है। अब है वो 2 साल वाला पॉइंट, matters under section 26 not applicable if more than 2 years are passed after the starting of business in India। अब देखो, अब मान लो मुझे आपकी कंपनी में आए हुए 5 साल, कंट्री में आए हुए 5 साल हो चुके हैं। अब मैंने प्रोस्पेक्टस किया तो मैं फिर से बताऊं मैं कहाँ पैदा हुआ था, मैं मेरा प्रिंसिपल और प्लेस ऑफ बिजनेस पहले कहाँ था, मेरी कितनी कैपिटल थी, मेरा एमओए ये था, दोबारा ये सब बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको काम करते हुए इंडिया में 2 साल से ऊपर, समझ में आ रहा है? Compliance with the conditions cannot be waived। इसका क्या मतलब? जो कंडीशंस बोली गई हैं उनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, उसको वेव ऑफ। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज शैल बी इशूड टू फॉलोइंग। Application form for securities of companies shall be issued to following. Shall be issued with prospectus which is a compliance of this chapter and expert consultation। अगर किसी बंदे की expert consultation, expert advice भी चाहिए, CA की मान लो आपने expert advice लगाई है तो वो भी आपने अपने prospectus में छाप के देनी है रजिस्ट्रार को कि भाई मैंने एक expert advice ली है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उसकी भी कॉपी है, ठीक है, ये भी आपने इसमें देना है। एक बार ये बुक से रीड करना बेटा। Application form for securities of company shall be issued to following. No person shall issue to any person in India a form of application for securities of such a company or an Indian company as is mentioned in section 387 subsection 1 unless the form is issued with the prospectus which complies with the provisions of this chapter and such issued does not provisions of this chapter मतलब यहाँ पे इसके ऊपर सारी provisions लग गई, ठीक है। such issue does not contravene the provisions of section 388। और ये ना हो कि सेक्शन 388 में कुछ और लिख रहा है वो एक्सपर्ट और प्रोस्पेक्टस में तो कुछ और लिख रहा है, दोनों का जो कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस जो मिली है वही लिखनी है, वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, नो कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ गया? तो प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म भी देना है और सीए की स्टेटमेंट भी देनी है। सीए मतलब एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट अपनी जो स्टेटमेंट देता है ना उसका सेक्शन है 388, ठीक है। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट भी देना है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट सेम प्रोस्पेक्टस में जो आपने पढ़ा होगा वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सेक्शन 387 is not applicable except for dating of prospectus, issue of securities of company to existing member or debenture holder, or offer securities which is uniform with securities previously issued and listed on recognized stock exchange। ये आप पहले पढ़ा है पूरा, ठीक है। क्या था मन फटाफट बता दे। existing members और previous issue अगर सेम डिटेल में बताओ इसी के अंदर, लेकिन सेम उसको इशू है सेम एग्जिस्टिंग, मान लो पहले भी हमारा शेयर होल्डर मोनिका है, अब भी हमारा शेयर होल्डर मोनिका है, या फिर अगर पहले भी हमने क्लास ए इक्विटी इशू किया, अब भी हम क्लास ए, तो हमें दोबारा से प्रोस्पेक्टस में ये सारी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, ये आपने प्रोस्पेक्टस चैप्टर में ढंग से पढ़ा होगा। ओके, अब आ जाते हैं एक बारी एक्सपर्ट स्टेटमेंट के ऊपर। सेक्शन 388 क्या बोलता है, मैं थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज रीड करूंगा, हैव पेशेंस एंड लिसन टू मी। Where prospectus includes expert statement, no such prospectus shall be issued circulated by a company unless such expert has given written consent to the issue।
तब तक आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जब तक इसमें रिटन कंसेंट कि मैंने ये प्रॉपर्ली पढ़ लिया है, मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये है। हैज नॉट विथड्रॉन बिफोर डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रार सच रिटन कंसेंट। वो अगर एक्सपर्ट एडवाइस जो उसने दी थी वो विथड्रॉ कर लेता है तो अब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जब तक आपकी वो एक्सपर्ट एडवाइस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा नहीं होती। स्टेटमेंट अपीयर्स इन प्रोस्पेक्टस दैट एक्सपर्ट रिटन कंसेंट इज गिवन एंड नॉट विथड्रॉन। ये भी स्टेटमेंट को नीचे लिख के देगा कि मैं ये अपनी प्रॉपर होशोहवास में स्टेटमेंट दे रहा हूं और मैं इसको विथड्रॉ नहीं करता, और नीचे अपना सीए क्या कर देगा, सिग्नेचर। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है पुराने चैप्टर्स में, ठीक है। तो सेम एज सेक्शन 26, statement shall be deemed or included in prospectus if it's contained in any report, memorandum on the face thereof। memorandum के फेस में सब कुछ रिटन स्टेटमेंट्स अच्छे से दिखनी चाहिए। सेक्शन 389 कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ था हमारा, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी वहां जाएगी, फाइन। चेयरपर्सन उस पर साइन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेगा, और 2 डायरेक्टर जो साइन करेंगे वो रेजोल्यूशन से बनेगा मैनेजिंग बॉडी। अब मैंने यहाँ मैनेजिंग बॉडी लिखा, इंडियन लॉ में हम इसको लिखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे डायरेक्टर को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको पावर दे देते थे। बट अब वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम मे भी कुछ और हो, तो हमारे लॉ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस किससे कर दिया, मैनेजिंग अथॉरिटी। इसीलिए ढूंढ लो, एक पहले बुक में है मैनेजिंग अथॉरिटी को अंडरलाइन कर लो प्लीज, ठीक है। मैनेजिंग बॉडी, बॉडी कॉर्पोरेट की कोई भी हो सकती है, वो अपने फेस पे प्रॉपर्ली लिखेगी, फिर आरओसी को भेजेगी। इसमें कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट भी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2014 रूल्स क्या कहते हैं, जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है जब वो प्रोस्पेक्टस जमा कराती है आरओसी को, या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जमा कराती है आरओसी को, तो उसको सारे रूल्स को कंपाइल करना है, एक्सपर्ट का कंसेंट लिखना है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट देना है सारा, एमडी का, मैनेजर का, उसकी कॉपीज लगानी है मेमोरेंडम की, ठीक है। कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मींस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी ने किसी के साथ भी किए हैं 2 साल पहले, ठीक है, वो सारी कॉपीज देनी है अंडर, बट इट शुड नॉट बी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने, कोई अलग से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने, उसकी कॉपी लगानी है, ठीक है। कॉपी ऑफ अंडरराइटर एग्रीमेंट लगाना है, कॉपी ऑफ पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी। मान लो मैंने अपनी सारी पावर्स आशु को दे दी, तो कैसे प्रूव होगा, उसको क्या दूंगा मैं पहले, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ऑथराइज्ड एजेंट यानी कि हरजोत कौर को अगर मैंने अपॉइंट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव एजेंट, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। इन सब की कॉपीज भी फॉरेन कंपनी को न्यू दिल्ली में सबमिट करनी है, बॉम्बे में नहीं, कहां पे, न्यू दिल्ली। समझ में आ गया? यस। सेक्शन 390 आईडीआ। अब आईडीआ क्या था, इंडियन डिपॉजिटरी, बिल्कुल ग्लोबल का उल्टा। ग्लोबल में क्या था, हम बाहर जा रहे थे, अब यहाँ से बाहर से इंडिया में आ गए। ध्यान से सुनना, आईडीआर मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय अ domestic depository in India and authorized by the company incorporated outside India making on issue of such depository receipts। ये definition रट्टा मारना है, as it is आएगा क्वेश्चन, ठीक है। Under section 390, notwithstanding anything contained therein in any other law for timing in force, CG has the power to make rules। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी पावर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, the offer of idea, ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोजर्स इन प्रोस्पेक्टस और ऑफर ऑफ लेटर इशूड इन कनेक्शन विद आइडिया, जो डिस्क्लोज करना है वो सारा कुछ भी पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्रोस्पेक्टस में ये चीजें बतानी है, वो कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। मैनर इन विच आइडिया इज टू बी डेल्ट विद इन डिपॉजिटरी मोड बाय द कस्टोडियंस और अंडरराइटर्स। याद करो, अगर मैंने बाहर की कंट्री के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं किसको मिलूंगा, यहाँ का बैंक जो डील करता है। वेरी गुड, कस्टोडियन बैंक है ना, जिसके पास ये शेयर्स वगैरह है। मैं अपने एसबीआई के पास गया, एसबीआई ने वहां बात करी उनसे, जिनके पास उनके शेयर्स होंगे, वो शेयर्स हमारे एसबीआई को ट्रांसफर करेगा, एसबीआई मुझे देगा, है ना। अब उल्टा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। वो कंपनी के लोग, कंट्री के लोग हैं जो यहाँ आके शेयर्स इशू कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, समझ आ गया। चलो, तो मैनर भी बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेल कैसे होगी, ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा आईडीआर का, by a company incorporated outside India whether company has or not been established or
will or will not establish any place of business in India. या तो कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है हमारे इंडिया में, या उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ चुका है, या प्लेस ऑफ बिजनेस आ चुका है, या ये भी बताएगा कि नहीं आएगा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। ये भी सारा कुछ उसमें डिस्क्लोज करना है आइडिया है, ठीक है। कौन किसके पास पावर है? रूल 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज 2014, फॉरेन कंपनीज कैन नॉट इशू आईडीआर विदाउट कंप्लाइंग विद स्पेसिफिक कंडीशंस। कोई भी फॉरेन कंपनी आईडीआर नहीं इशू कर सकती कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करे बिना। अब वो प्रोविजन कौन बताएगा? दो बॉडीज हैं मेन, नंबर 1 सेबी, नंबर 2 आरबीआई। नंबर 1 सेबी, नंबर 2 आरबीआई। तो सेबी और आरबीआई दोनों मिलके डायरेक्टिव्स डायरेक्शंस पास करेंगे जिसके अंदर अंदर फॉरेन कंपनीज कंप्लाई करेंगी, तब वो आईडीआर इशू कर सकते हैं इंडियंस को, अदरवाइज वो आईडीआर इशू नहीं कर सकते। तो चैप्टर नंबर 15 प्रोविजंस ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशन अप्लाइज ऑन फॉरेन कंपनीज, ठीक है। शेयर्स आ गए ना, तो मर्जर भी हो सकता है, अमलगमेशन भी हो सकती है, तो अल्टीमेटली उन पे एक और चैप्टर हमने अप्लाई कर दिया, एक छोटी सी लाइन लिख के कि चैप्टर 15 की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं फॉरेन कंपनीज पे, दैट इज ऑल अबाउट मर्जर्स एंड अमलगमेशंस between company registered under the act and those incorporated in notified foreign jurisdictions। किस दायरे में आ रही है, ठीक है, किसके दायरे में आ रही है वो भी बताना है। और दो इसमें मेन पावर्स रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ, ये दोनों मिलके ऑफिशियल गजेट में रूल्स बनाते हैं इसके, ठीक है, विल मेक रूल्स फॉर द अमलगमेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो रूल्स किसके फॉलो करने थे? आरबीआई के और सेबी के टू इशू आईडीआरस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन अथॉरिटी है, सेबी पावर्स देगा और आरबीआई डायरेक्शंस देगा। तो सेक्शन 41 था जीडीआरस का, वो भी अप्लाई अल्टीमेटली हो गया आईडीआरस की फॉर्म में फॉरेन कंपनीज के, ठीक है। अब जैसे मान लो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, उसने जीडीआर एसबीआई के थ्रू फॉरेन कस्टोडियन डोमेस्टिक बैंक के पास जाके शेयर्स खरीदे, यस और नो, तो वो जीडीआर के अंडर कवर हो गया। अब यही चार्ट उल्टा बना, समझ में आ गया? वो आईडीआर है। एनी डाउट्स? फॉरेन कंपनी ओवरसीज बैंक के पास जाएगी, यानी कि कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी, वो डीआरआई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारा एसबीआई होगा, और यहाँ के इंडियन रेजिडेंट को शेयर, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाज द ओनली वन जिसने हमारी कंट्री में आईडीआर अभी तक शुरू किया। अभी तक आईडीआर सिर्फ एक ही कंपनी ने किया था, क्या नाम याद कराया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बट अगेन इट इज कैंसिल, अब फिर से बंद हो गया, ठीक है। मोदी जी ने बंद करवा दिया और उन्होंने बोला है कि हमारा इंडिया ना बहुत कॉस्टली है, तो मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो मोदी ने बोला ठीक है बंद कर दो। सेक्शन 391 लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर क्या कहता है कि जो 34 to 36 है और जो चैप्टर 20 है ना वाइंडिंग अप का, वो भी कंपनीज एक्ट पे लगेगा, मतलब फॉरेन कंपनीज पे लगेगा, ठीक है। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम सीए फाइनल में अगर हम पहुंचे तो। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस by companies outside India as they will apply to prospectus by Indian companies and issue of IDR by foreign companies। दोबारा से सुन लो, सेक्शन 391 क्या कहता है? सेक्शन 34 से 36 प्रोस्पेक्टस का और वाइंडिंग अप चैप्टर 20, वाइंडिंग अप का चैप्टर 20 फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होगा। और एक लाइन ध्यान से सुनना, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया as they apply to prospectus by Indian company। ध्यान से लाइन सुन लो, ये बुक में ढूंढो, सेक्शन 391 जल्दी 23 पेज नंबर। Yeah, the Need issue to of, read out। according to subsection 1, the provisions of section 34 to 36 shall apply to the issue of a prospectus by a company incorporated outside India under section 389 as they apply to prospectus issued by an Indian। समझाना ही नहीं। Issue of prospectus by company outside India as they apply to prospectus by Indian company। वही सेम प्रोविजन अप्लाई है यूज पे, मतलब प्रोस्पेक्टस की सारी प्रोविजंस लगेंगी जो जो इंडियन कंपनी पे लगती थी वो फॉरेन कंपनी पे भी अब लगेगी। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? इशू ऑफ आईडीआर बाय फॉरेन कंपनीज। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आईडीआर इशू करेगी उस पे भी सारी प्रोविजंस इंडियन लॉ की लगेगी। इन शॉर्ट 90% of company law is applicable except IFSC companies. They are exempt. With this, the chapter is complete.